हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं इनकम टैक्स के अंतर्गत 5वें शीर्षक को पढ़ने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 4 शीर्षक को पूरी तरह डिस्कस किया था एज ए कंसेप्ट के रूप में, और मेरा मानना है कि आप बढ़िया से कंसेप्ट को पढ़कर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम 5वें शीर्षक के रूप में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले 4 शीर्षकों की चर्चा की जा चुकी है। अर्थात आप सब विद्यार्थीगण को, छात्रगण को प्राय शीर्षक के संबंध में कोई परेशानी तो नहीं होती होगी, क्योंकि आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इसके छात्र हैं। तो आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बताते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में प्राय अन्य प्रकार की आय होते हैं, आय के स्रोत होते हैं। अर्थात कर लगाने के दृष्टिकोण से प्राय सभी प्रकार की आय को शामिल किए जाते हैं, लेकिन अगर सभी प्रकार के आय के लिए अलग अलग शीर्षक बना दिए जाएं तो प्राय सैकड़ों शीर्षक खड़े हो जाएंगे। यही कारण है कि हमारे पास अन्य इनकम के स्रोत होते हैं, लेकिन उसे खास 5 शीर्षकों में बांटा गया, और 5वां शीर्षक का नाम इस प्रकार से रखा गया कि 4 शीर्षकों की आय जो विशेष होते हैं उसे छोड़कर बाकी सारी आय को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अर्थात यह शीर्षक कोई विशेष आय से रिलेटेड नहीं होते। अन्य प्रकार की आय जो उपरोक्त 4 शीर्षकों में कर योग्य नहीं होते हैं, वह प्राय 5वें शीर्षक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होते हैं। कहने का मतलब, आपको कहीं से भी अगर आय प्राप्त होती है तो वह प्राय टैक्सेबल होते हैं। इस 5वें शीर्षक के अंतर्गत प्राय सभी प्रकार के आय को शामिल किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम 5वें शीर्षक की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Income from other sources, that means those income which are not taxable under the forehead, which is taxable under this head, income from other sources। अब यह कहने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है कि वे सारे इनकम जो उपरोक्त 4 शीर्षकों में कर योग्य नहीं होते हैं, उसे 5वें शीर्षक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य करते हैं। अर्थात इसे लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार की आय में प्राय कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन का क्या कंसेप्ट होगा? तो यहाँ पर कंसेप्ट होगा, दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर कंपल्सरी टू अर्न द प्रॉफिट विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। मीन्स इस प्रकार की आय को कमाने के लिए जो खर्च आवश्यक है, अर्थात आवश्यक जो खर्च हैं, उन खर्चों की कटौती आपको मिलेगा। अर्थात यहाँ पर अन्य प्रकार की इनकम होते हैं, और उस इनकम को कमाने के लिए प्राय अन्य तरीके से हम खर्च करते हैं। वह खर्च अगर उस आय के संदर्भ में है जिसे इस शीर्षक में टैक्सेबल किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उसकी कटौती आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर कुछ विशेष बातें आएगी मैं उसे समझाऊंगा। साधारणतः यहाँ पर मुख्यतः यही बात है। आप चाहे तो कॉपी पर लिख सकते हैं। समय बचाने के दृष्टिकोण से मैं सिर्फ इस 2 लाइन में इसकी व्याख्या करना करता हूँ कि दोज इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द 4 heads, which is taxable under this head, income from other sources, and those expenses will be allowed as a deduction, which is compulsory to earn the profit, which is compulsory to earn the profit
मीन्स इस प्रॉफिट को, इनकम को कमाने के लिए कोई खर्च अगर आपने किया है वो आवश्यक प्रतीत होता है, तो वैसी परिस्थिति में उसके डिडक्शंस आपको मिलेंगे। दैट्स ऑल। अब यहाँ पर एक एक करके मैं सभी शीर्षकों की बात में अन्यान प्रकार की आय की बात करूंगा। जो विशेष रूप के होते हैं उसकी व्याख्या करना आवश्यक होता है, वरना जो विशेष रूप के नहीं होते हैं उसे सिर्फ टैक्सेबल कर दिए जाते हैं, अर्थात उसकी व्याख्या करना कोई जरूरी नहीं होता है। इसीलिए हम एक एक करके उस आय का हम व्याख्या करेंगे जो प्राय एक विशेष प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार से उसमें कटौती दिए जाते हैं, अर्थात और जो अन्य प्रकार की आय होती है जिसके सिर्फ इनकम होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम विशेष तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको सिर्फ हम एक शब्द में कह देते हैं कि ऑल अदर इनकम आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस अदर सोर्सेस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अर्थात प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में। प्राय देखा जाता है कि हम ब्याज के रूप में भी आय कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, अर्थात ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एक समय में, आज से 10 वर्ष पहले, एक इनकम टैक्स में अलग शीर्षक हुआ करता था, मेजर हेड हुआ करता था, जो प्राय इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल कर दिया गया है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आज भी एक प्रमुख रूप से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो पहला शीर्षक इसी की चर्चा करेंगे। ज्यादातर प्रश्न प्राय इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह एज ए कंसेप्ट के रूप में बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक एक करके हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत शीर्षक आ रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कहने का तात्पर्य प्रतिभूतियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिभूतियां जिस पर हम ब्याज कमाते हैं और एक दूसरी प्रतिभूतियां जिस पर लाभांश कमाते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रतिभूतियों की अलग अलग चर्चा की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन प्रतिभूतियों को पढ़ेंगे जिसमें आय के रूप में हमको ब्याज प्राप्त होते हैं। तो प्राय बच्चों, हम समझते हैं कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है। क्योंकि मैं यहाँ पर आय की गणना करने जा रहा हूँ, चाहे वह इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे डिविडेंड के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो। इंटरेस्ट के रूप में हमें जो प्राप्त होते हैं, ब्याज जो प्राप्त होते हैं, वह टैक्सेबल होते हैं। तो अब यहाँ पर जानना होगा कि इंटरेस्ट होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्यतः इंटरेस्ट दो ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक होते हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटी, जिसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से करेंगे। अर्थात
Securities issued by central or state government is called government security. सेंट्रल और स्टेट अर्थात विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। या तो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो प्रतिभूतियां जारी की जाती है, उस प्रतिभूतियों को प्राय हम आय कमाने के दृष्टिकोण से खरीदते हैं, तो उस पर हमको एज ए इंटरेस्ट के रूप में आय प्राप्त होता है। प्राय सरकार को भी धन की आवश्यकता होती है, सरकार को भी कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। तो सरकार को जब जनता से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है तो प्राय वो बॉन्ड जारी करते हैं, कभी गोल्ड बॉन्ड के रूप में तो कभी अन्य बॉन्ड के रूप में। कहने का मतलब हमारा ये नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ है चाहे कोई भी सिक्योरिटीज हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं और मेरे द्वारा उस सिक्योरिटीज को खरीद कर होल्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर विनियोग के दृष्टि से उसको हम खरीदते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं तो वह ब्याज आपका टैक्सेबल इन दिस हेड। इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अन्य नाम होते हैं, कभी कभी कुछ से कुछ लिखा हुआ रहता है जो बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मुख्यतः दो वर्गों में ही विभाजित करूंगा। तीसरा इसका कोई वर्ग नहीं होगा और दो ही प्रकार में आपको पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को समझाने का एक प्रयास है। इसको बढ़िया से समझेंगे क्योंकि मैं लिखता बहुत कम हूं, लेकिन उस कम लिखने में बहुत सारी बातों का उद्भेदन होता है, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों की व्याख्या करना भी अपने आप में एक कला है और उसे आप उसी रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दो शीर्षक बड़ा ही सिंपली तरीके से आपके सामने रखूंगा और आप पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को समझ जाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सैकड़ों प्रकार के होते हैं। टाइम टू टाइम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनेक प्रकार के सिक्योरिटी जारी किए जाते हैं। हम मोटा मोटी यही कहते हैं कि सरकार के द्वारा जारी सिक्योरिटीज अधिकतर अंतिम में बॉन्ड शब्द से इंगित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो हमको सरकार के द्वारा जारी अन्य प्रकार के सिक्योरिटीज की व्याख्या अलग अलग न करके उसे सामूहिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। और सामूहिक रूप में मैं दो ही वाक्यों का प्रयोग करूंगा, दो शब्दों का प्रयोग करूंगा। नंबर एक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वन, अंतर कीजिए, चाहे जितने भी सरकारी प्रतिभूतियां हो उसे अंतर दो दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला अंतर है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न हो, हम नाम पर नहीं बल्कि काम पर बल देते हैं। अर्थात जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टैक्स फ्री शब्द लिखा हुआ हो, अब उसके नाम चाहे जो भी हो वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं। दैट मीन्स उस पर कमाई गई आय ब्याज के रूप में पूर्णतः करमुक्त होते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है। अर्थात उस शीर्षक को सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखकर अमाउंट कॉलम में एग्जेम्प्ट डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, लेकिन लिखने के बाद राशि के स्थान पर एग्जेम्प्ट लिख के इसके काम को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल ही छोटी बात है। टैक्स फ्री शब्द का मिलना चाहिए
किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर टैक्स फ्री शब्द लगा हुआ हो, उसका नाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, उसकी आय को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत जो इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज है उसे कर मुक्त करेंगे, आय राशि के रूप में नहीं लिखेंगे। दैट इज वेरी सिंपल। दूसरा मैंने शब्द दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट मीन्स दैट इज नॉट ए टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पहचानना तो आपको आता ही है। उसके दो ही श्रेणी, दो ही वर्ग होते हैं। आइदर दे विल बी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉट टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर उसमें टैक्स फ्री शब्द नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की श्रेणी में रखेंगे। और इसको हम कैसे टैक्सेबल करेंगे? आपके सामने प्रश्न हमेशा आय के रूप में जो ब्याज होती है वो दो प्रकार से रहता है, एक अमाउंट रिसीप्ट के रूप में और एक परसेंटेज के रूप में। दैट मीन्स 10,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10% हमेशा हर एक सिक्योरिटीज में प्रतिशत आगे में जुड़ा हुआ रहता है। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ₹10,000। दैट मीन्स 10% के हिसाब से 1,000। कभी कभी इसी को लिख देता है 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोथ आर सेम, दोनों ही एक ही बात है। इसलिए हमने लिख दिया है आइदर गिवन इन अमाउंट रिसीव्ड और परसेंटेज विल बी टैक्सेबल विदाउट ग्रोसअप। अब ग्रोसअप का फंडा सीखना होगा। ग्रोसअप किसे कहते हैं? तो ग्रोसअप का मतलब हम जानते हैं। अब यहाँ पर पहले थोड़ा ग्रोसअप की चर्चा कर देते हैं, क्योंकि बहुत जगह ग्रोसअप की बात हम करने जा रहे हैं, तो ग्रोसअप को बढ़िया से समझ लीजिए। ग्रोसअप का मतलब होता है, सपोज दैट टीडीएस का नाम आप सुने हो, टीडीएस, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर की कटौती। बहुत ऐसे ब्याज होते हैं जिस पर प्रायः टैक्स काट कर हमको अमाउंट प्राप्त होते हैं, उसे ही कहते हैं टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड स्रोत, स्रोत पर कर की कटौती। सपोज दैट अभी मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 10% वाला, तो आपका ब्याज कुल बनता है 1,000। तो 1,000 रुपया आपने कुल कमाया और 1,000 रुपया ही आपको प्राप्त हुआ। दैट मीन्स यहां पर नो टीडीएस, स्रोत पर कोई कर की कटौती नहीं होती है। यही कारण है कि या तो परसेंटेज में दिया हुआ हो या तो अमाउंट रिसिप्ट में दिया हुआ हो, दोनों ही इक्वल बातें होती है, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस नहीं होते हैं, टैक्स डिडक्टेड सोर्स नहीं काटे जाते हैं। इसीलिए पकड़िएगा इसको, यही मूल बातें हैं।
कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आइदर गिवन इन अमाउंट रिसीव्ड और इन परसेंटेज दैट विल बी टैक्सेबल विदाउट ग्रॉस अप, मीन्स उसको शकल करने की जरूरत नहीं होती है। शकल उसको किए जाते हैं जहां पर टैक्स कटता हो, टीडीएस कटता हो, तो वैसी परिस्थिति में उसे शकल करते हैं। सपोज दैट आपने वहां कमाया 1000, लेकिन आपको प्राप्त हुआ 900। दैट मीन्स 100 रुपया आपका टैक्स में काट लिया गया। आपने अर्जित किया, कमाया कितना? 1000, लेकिन प्राप्त हाथ में कितना हुआ? 900 रुपया। 100 रुपया स्रोत पर कर की कटौती कर ली गई। तो यहां पर टैक्स लगाने के दृष्टिकोण से आप जितना आय उपार्जित करते हैं उस पर टैक्स लगता है, जितना प्राप्त करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो आपने उपार्जित कितना किया? आपने कमाया कितना? 1000, लेकिन आपके हाथ में कितना प्राप्त हुआ? 900 रुपया। अर्थात 100 रुपया जो ऑलरेडी एज ए टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में काट लिए गए हैं, वह 100 रुपया इसमें अलग से शामिल किया जाएगा। और शामिल करने को ही प्राय कहते हैं ग्रोस अप करना। दैट मीन्स जो टीडीएस वहां काटा जा चुका है, उस टीडीएस को आप अपनी राशि में मिलाने के लिए इसको ग्रोस अप किया जाता है। इसलिए ग्रोस अप वाली बात को आप यहाँ समझेंगे, क्योंकि आगे मैं ग्रोस अप की फिर बात करूंगा। एनी टाइम, समय समय पर मैं ग्रोस अप की बात करूंगा। और ग्रोस अप का मतलब जो स्रोत पर कर की कटौती ऑलरेडी काटा जा चुका है एज ए टीडीएस के रूप में, उसे अमाउंट रिसीव्ड में मिलाने को ही ग्रोस अप कहते हैं। अमाउंट रिसीव्ड में मिलाने को ग्रोस अप कहते हैं। अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज द फैक्टर। आपको समझने के लिए ये बात समझना होगा कि कब अमाउंट रिसीव्ड होते हैं और कब अमाउंट रिसीव्ड नहीं होते हैं। इस दोनों की चर्चा फिर आगे हम करेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सिर्फ इतना ही पहचान करना है कि अगर वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, नॉट ए टैक्स फ्री गवर्नमेंट है, तब वह टैक्सेबल होंगे, चाहे वह 1000 मीन्स अमाउंट के रूप में हो या परसेंटेज के रूप में हो। अमाउंट को सीधे सीधे राशि में लिख देंगे और परसेंटेज के रूप में हो तो अमाउंट वहां दिया हुआ रहता, कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। अर्थात यहाँ पर ये बातें समझ गए। टीडीएस की बात आपको मैंने समझाया, बार बार इसका उल्लेख करूंगा मैं। तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों के दो बंटवारे हमने किए। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसकी आय टैक्सेबल तो होगी, लेकिन उसको कभी ग्रोस अप करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस पर कोई टीडीएस नहीं होगी। अब इसको हम मिटा रहे हैं।
कॉमर्शियल सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? तो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज को पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने लिख दिया, अर्थात दैट सिक्योरिटीज which will be issued by the local authority or municipal corporations or a company is called commercial securities. Local authority and municipal corporation, that is also a government, लेकिन यह छोटे सरकार है, और ऊपर सेंट्रल और स्टेट हमने जो लिखा वो बड़े सरकार है। तो बड़े सरकार की बात है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और छोटे सरकार के द्वारा अगर इशूड किए गए हैं दैट मीन्स लोकल अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हम ही उसे कह रहे हैं छोटे सरकार। और एक कंपनी अर्थात ये व्यापार का सबसे बड़ा स्वरूप है जिसे हम कंपनी कहते हैं। प्राय ये छोटे छोटे सरकार मीन्स म्यूनिसिपल लोकल इत्यादि को भी प्राय कर्ज लेने की आवश्यकता होती है, तो वैसी परिस्थिति में वो भी बॉन्ड्स जारी कर देते हैं। उस बॉन्ड्स के नाम चाहे जो भी हो, हम इसकी व्याख्या पुनः यहाँ दो ही प्रकार से करेंगे, यद्यपि कि कॉमर्शियल सिक्योरिटीज अन्यान प्रकार के होते हैं, सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सैकड़ों प्रकार की सिक्योरिटीज को महज दो प्रकार में हम बांटते हैं, और उस दो प्रकार के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको बढ़िया से समझ लें, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि किताब खोलकर बैठ जाइएगा। जिस दिन इस चैप्टर को मैं एंड करूंगा, किताब खोलकर बैठ जाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाने के लिए। 100% विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका सवाल चुटकी में हल हो जाएंगे। इस प्रकार के कंसेप्ट है। तो हम फिर क्या कह रहे हैं, अन्यान प्रकार के कॉमर्शियल सिक्योरिटीज होते हैं, लेकिन मैं उसे सिर्फ दो ही वर्गों में विभाजित करूंगा, और वो भी दो वर्ग बहुत ही सिंपल बात है। जिस प्रकार मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दो वर्गों में विभाजित किया, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम दो वर्गों में ही विभाजित करेंगे। नंबर 1, इसके मुख्य बातों को मैंने लिखा। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। अब बार बार वही दो बात दोहराएंगे कि आपके प्रश्न में जो इंटरेस्ट रूपी इनकम है वह क्या प्रतिशत में दिए हुए हैं, जिसे आप अमाउंट पर रखकर निकाल लेंगे, या अमाउंट रिसीव्ड में दिए हुए हैं। हमेशा ये दो बातें आपके प्रश्न में आएंगी, या तो इंटरेस्ट एज ए रिसिप्ट के रूप में होंगे या इंटरेस्ट एज ए परसेंटेज के रूप में होंगे। चाहे किसी भी रूप में उसको ग्रोस अप करेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया है इट विल बी ग्रोस अप बाय 10% आइदर गिवन इन परसेंटेज और अमाउंट रिसीव्ड, चाहे वह प्रतिशत में दिए हुए हों या अमाउंट रिसीव्ड में दिए हुए हों, दोनों ही परिस्थिति में 10% से इसको ग्रोस अप किए जाएंगे। दैट मीन्स
ग्रोसअप करने का मतलब आपके टीडीएस टैक्स डिडक्टेड स्रोत के रूप में 10% काटा गया, अर्थात आपको 90% ही अमाउंट प्राप्त हुए हैं, अर्थात 90% जो प्राप्त अमाउंट है और टीडीएस के रूप में जो 10 रुपया कट गया है, उस 10 रुपया को भी आपकी ही कमाई गई आय मानी जाती है, भले वो आपको प्राप्त हुए हो अथवा नहीं प्राप्त हुए। यही ग्रोसअप का मीनिंग होता है। ग्रोसअप का मीनिंग दैट मीन्स जो स्रोत पर कर के रूप में काट लिया गया है, जो आपको हाथ में प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा, अर्थात वहां कटी हुई टीडीएस अमाउंट को आप प्राप्त राशि में मिलाने को ही ग्रोसअप कहते हैं। और यहाँ टैक्स हमेशा 10% से टीडीएस के रूप में काटा जाता है, इसीलिए 10% से ग्रोसअप करते हैं। दैट मीन्स कोई भी राशि हो ग्रोसअप करने के लिए 100/90 कर दीजिएगा और यहाँ पर अमाउंट जो भी आपका है रख दीजिएगा, अमाउंट इंटू 100/90, दैट इज कॉल्ड ग्रोसअप करना। इसे ही कहते हैं शकल बनाना। तो बच्चों, मैं समझ रहा हूं कि इसके महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको ध्यान में लाइए। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी, अर्थात टैक्स फ्री शब्द लगा हुआ रहना चाहिए। अगर वह लगा हुआ है, और कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का मतलब लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कंपनी। लोकल अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा प्राय बॉन्ड के रूप में सिक्योरिटी जारी किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है जनता से कर्ज लेना एक निश्चित ब्याज की राशि पर। और कंपनी भी सिक्योरिटी जारी करती है। कंपनी 2 प्रकार की सिक्योरिटी जारी करती है, एक शेयर्स के रूप में और एक डिवेंचर्स के रूप में। जो शेयर्स के रूप में जारी करते हैं उस पर आय के रूप में लाभांश प्राप्त होते हैं। तो अभी हम लाभांश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्याज की बात करते हैं। अर्थात कंपनी के द्वारा जो डिवेंचर जारी किए जाते हैं, उस डिवेंचर्स पर आय के रूप में प्राय ब्याज कमाते हैं, ब्याज प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर केवल डिवेंचर्स की बात हो रही है, अर्थात कंपनी के द्वारा जारी वैसी प्रतिभूति जिस पर हम ब्याज कमाते हो, वही इस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाएगा। और जिस पर आय ब्याज के रूप में न कमा रहे हो, वह अन्य जगहों पर फिर आपको समझाएंगे कि क्या करें। तो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज 2 प्रकार से जारी किए जाते हैं, एक शेयर्स के रूप में, एक डिवेंचर्स के रूप में। ये मुख्यतः 2 ही कंपनी के स्रोत होते हैं धन जुटाने का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज के रूप में चाहे जो भी हो, प्रतिशत में निकालना पड़े निकाल लीजिए, उसको भी ग्रोसअप करेंगे। अमाउंट रिसीव में है तो अमाउंट रिसीव में है ही, उसको ग्रोसअप बनाने के लिए 100/90 कर दीजिएगा। दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज। अब आइए नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल भाषा की बात है। हमेशा सिक्योरिटीज में 2 बातें, 2 तरह से आपके सामने प्रश्न रखे जाते हैं। एक जिसे प्रतिशत के रूप में हमें स्वयं कैलकुलेट करना पड़ता है, और एक अमाउंट रिसीट के रूप में। तीसरा कोई तरीका नहीं होता है। तो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में केवल इतना ध्यान रखिएगा, अगर यह परसेंटेज में आपको निकालना पड़े तो एज इट इज परसेंटेज निकालकर उसे टैक्स लगाने के लिए शीर्षक में डाल दीजिए। अगर अमाउंट रिसीव्ड में दिया हुआ हो, देन इट विल बी ग्रोसअप।
अमाउंट रिसीव, इतना बात को पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बढ़िया से कंसंट्रेट होना होगा, केंद्रीकृत करना होगा ध्यान को, क्योंकि प्रश्न आपको उलझाने का कोशिश करता है और आप उसे सहज तरीके से सुलझा सकते हैं केवल इतनी सी बातों को ध्यान में रखते। ये मेरा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगर इससे ज़्यादा कोई बात निकलेगी तो हमारे सामने आप रखेंगे बात को, मैं इन्हीं प्रकार से इसका बंटवारा करूंगा, इसका कोई अलग प्रकार नहीं है। जबकि आप किताब में पढ़ेंगे तो कभी लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कभी लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटी, या लेस टैक्स, या सब कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ आपको पढ़ाने के, उलझाने के तरीके हो सकते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल एक सुलझा हुआ तरीका सामने में रख रहा हूँ। क्या लिखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कमर्शियल सिक्योरिटी, देयर आर 2 टाइप्स, एक टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी, दूसरा कमर्शियल सिक्योरिटी दैट मीन्स जिसमें टैक्स फ्री शब्द नहीं लगा हुआ हो, अर्थात यह भी इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक कंपनी। तो कंपनी के द्वारा डिवेंचर जारी किए जाते हैं और डिवेंचर में प्राप्त ब्याज को ही प्राय इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इतना सा सेंटेंस क्या याद नहीं रख सकते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया कमर्शियल सिक्योरिटी will be grossed up by 10% if amount received is given। अगर अमाउंट रिसीव्ड के रूप में प्रश्न में है तभी ग्रोसअप होंगे, अगर प्रतिशत के रूप में है तब उसको ग्रोसअप नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। उस प्रतिशत को सीधे कैलकुलेट करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शीर्षक के अंतर्गत या इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी शीर्षक के अंतर्गत रख देंगे। इतना अंतर नहीं कर सकते, जरूर करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही, आगे फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक ये 4 महत्वपूर्ण बातों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें और वीडियो को अंत में जब पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं कि नहीं, सर ने कथन जो कहा है कि आप किताब खोलकर हिसाब बनाने बैठ जाइए, बनेगा। अगर उतना आप विश्वास रखते हैं तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिएगा, अन्यथा तब तक के लिए धन्यवाद।